नमस्कार बच्चों। तो सभी 10th क्लास के विद्यार्थियों का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको बताया गया है कि आपको कंप्लीट साइंस एज ए ट्यूशन की तरह या क्लासरूम की तरह आपको पूरा साइंस का जो सिलेबस है वो इस चैनल पर कवर करवा दिया जाएगा। तो देखिए, हम आज से अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने भी 10th क्लास के साइंस के बच्चे हैं वो अगर साइंस को इजीली समझना चाहते हैं, अगर अपनी साइंस पर अच्छी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, तो रेगुलर आप यूट्यूब पर हमारे द्वारा चलाई जा रही इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। आपको पूरा आपका साइंस का जो सिलेबस है, जितने चैप्टर हैं, वो सभी चैप्टर यूट्यूब पर क्लास वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज अपन अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, साइंस का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसकी पहली क्लास है आज। तो इस पहली क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जितने बच्चे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं या देखने वाले हैं, वो सभी बच्चे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। देखो, इस एक पहले चैप्टर में अपने पास दो चीजें क्लियर हो रही, एक तो होती है रासायनिक अभिक्रिया, एक है समीकरण। सबसे पहले समझने वाली बात है कि हम समझें कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, माजरा क्या है ये, फिर ये समीकरण क्या होते हैं। देखो, प्रकृति में कोई भी प्रक्रिया क्रिया अपने आप चलती है। रासायनिक अभिक्रिया हम करवाते नहीं है, ये स्वतः होती है। जैसे कि मान लो आप चाय बनाते हो, चाय में आप चाय पत्ते डालते हो, दूध में चाय पत्ते डालते हो तो चाय बन जाती है। अगर किसी भी चीज में कुछ मिलाया जाता है, कुछ मिक्स किया जाता है, तो कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बनता है। पानी में नींबू का रस निचोड़ने से, शक्कर मिलाने से शिकंजी बन जाती है। तो ये क्या है? ये भी एक प्रकार की रिएक्शन ही है? हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली अभिक्रिया है। तो इन अभिक्रियाओं के कुछ मुख्य बिंदु हैं जो हम इस चैप्टर में समझेंगे। है, इस चैप्टर में आपको क्या क्या मिलेगा? इस चैप्टर में आपको मिलेगा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को समझने की जानकारी। और सबसे पहली चीज कि रासायनिक अभिक्रिया में किन किन क्या मापदंड होते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के, वो सारे मापदंड आपको इस चैप्टर में समझा दिए जाएंगे। ठीक है, और मेरा वादा है आपसे कि आप रेगुलर अगर क्लास में अटेंड रहते हो तो आपको आपका जो साइंस डिपार्टमेंट है 10th क्लास का, वो बहुत ही बेहतरीन तैयार होगा और आप उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो क्या क्या मापदंड होते हैं रासायनिक अभिक्रिया बनाने के, अपन इसमें आगे पढ़ेंगे कि अभिक्रिया को संतुलन किस प्रकार किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन किस प्रकार किया जाता है, या अभिक्रिया संतुलित कैसे की जाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में अपन देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या देखेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार, जिनमें कई प्रकार की अभिक्रियाओं का हम अध्ययन करने वाले हैं। इसी तरह से ही इस चैप्टर में अपन रासायनिक अभिक्रिया और समीकरणों से जुड़े हुए निम्न बिंदुओं के ऊपर अध्ययन करेंगे। तो हम आज से जो ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपको रासायनिक अभिक्रिया को जो भी समझने का इसका पूरा मापदंड है वो क्लियर होगा।
और अभिक्रिया संतुलित किस तरह से होगी वो भी हम जानेंगे। तो हो जाइए तैयार आज से ही श्री गणेश करने के लिए अपने साइंस की क्लास का। तो आओ सबसे पहले हम एक बात जान लें कि अभिक्रिया में सबसे जरूरी चीज क्या क्या होती है किसी भी अभिक्रिया में। आपकी 10th की क्लास का 10th की बुक का एक एग्जाम्पल है कि जब मैग्नीशियम की क्रिया, शॉर्ट में आप उतार भी सकते हो, अपन शॉर्ट में एक तरह से नोट्स होंगे आपके पास, इस पूरे चैप्टर में जितने पेज हैं उतने ही, उससे भी आधे पेज में आपके पास नोट्स तैयार हो जाएगा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया होने पर क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए भाई ये कैसे बना, सबसे सिंपल एग्जांपल है आपकी बुक का। अभी फिलहाल हम वो बाद में देखेंगे कि अभिक्रिया को बैलेंस कैसे करते हैं, वो भी बाद में देखेंगे। पहले आप इसको देखिए एक बार। ये मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम है धातु। क्या है, धातु। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन है अधातु। क्या है, अधातु। ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। ठीक, जब इन दोनों के बीच में क्रिया करवा रहे हैं, मतलब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जा रहा है, देखो मैग्नीशियम को हमको जलाना है। क्या करना है, जलाना है, इसको दहन करना है इसका। और अपने को यह पता है कि जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो जाहिर सी बात है ये अपने आप ही क्लियर हो जाता है कि मैग्नीशियम को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ेगी। तो हम मैग्नीशियम के साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ते हैं और अपने पास क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर जो राख अपने को प्राप्त होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, यहां पर किसको जलाया गया, मैग्नीशियम रिबन को, बारीक मैग्नीशियम के तंतु को जलाया गया है। अब आपको मैं एक चीज बता दूं अभिक्रिया से रिलेटेड ही, कि मैंने प्री बेसिक केमिस्ट्री की, बेसिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर हैं जो यूट्यूब पे डाल रखे हैं कि अभिक्रिया बनाते कैसे, अभिक्रियाएं बनाते कैसे। इस चैप्टर में आपको ये तो नहीं मिलेगा अभिक्रिया बनाते कैसे, परंतु इस चैप्टर में आप अभिक्रिया संतुलित करना सीखोगे। तो मैंने एक चैप्टर उसमें डाल रखा है बेसिक केमिस्ट्री का, प्लेलिस्ट में जब आप देखेंगे तो रिएक्शन बनाना सीखिए। मैंने पॉइंट डाल रखा है रिएक्शन बनाना सीखिए। रिएक्शन बनाना सीखिए। भाई मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया हुई तो क्यों हुई, ठीक है। वैसे ही जैसे सोडियम और क्लोरीन के बीच में अभिक्रिया होती है तो NaCl बनता है, तो ये NaCl बना तो क्यों बना, इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है। जैसे सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो कभी भी NaO नहीं बनता है। क्या नहीं बनता, NaO नहीं बनता, हमेशा क्या बनता है, Na2O बनता है। तो ये जैसे मैग्नीशियम में MgO बना तो इसमें भी NaO बनना चाहिए, तो ये क्यों नहीं बना, ये क्यों नहीं बना, ये Na2O क्यों बना। तो ये सारी डिटेल आपको उस चैप्टर में मिल जाएगी, है ना। अगर जिसको भी रिएक्शन में महारत हासिल कर ली, इन चीजों को रटना नहीं है और समझना है, इजी वे। 30-40 मिनट की वो क्लास है, उस 30-40 मिनट में आपको हमेशा के लिए अभिक्रिया से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप आसानी से रिएक्शन मैकेनिज्म को समझ पाओगे, रिएक्शन बनाने की प्रक्रिया को समझ पाओगे। और मैं तो कहता हूं वो प्री बेसिक केमिस्ट्री की 3 से 4 क्लासें हैं जो मैंने आप जैसे बच्चों के लिए ही डाली है, ताकि आप केमिस्ट्री की या रसायन विज्ञान की छोटी से छोटी बात को आसानी से समझ सके, है ना। वो सभी के लिए है, वो 9, 10, 11, 12 सभी बच्चों के लिए है एक साथ। तो आप उन चारों क्लास को लीजिए, आपका मेरा दावा है कि आपका रसायन विज्ञान में पकड़ इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप आसानी से इन चैप्टरों को आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। तो रिएक्शन बनाना, तो
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में जब अभिक्रिया होती है तो अपने पास क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो, किसी भी अभिक्रिया में 2 से 3 चीजों का अपने को ध्यान में रखना होता है। अभिक्रिया में होता क्या क्या चीज है? जब देखो यहां पर मैग्नीशियम या फिर कोई अन्य, ये तो अपन ने कर ली, एक और देख लेते, हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने पास क्या प्राप्त होता है? HCl। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब किसी भी अभिक्रिया में जब भी अपन अभिक्रिया करते हैं तो उसे तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? इस तीर के द्वारा, एरो। ये एरो हमें क्या दर्शाता है? ये हमें दर्शाता है कि अभिक्रिया आगे की तरफ हो रही है। क्या दर्शाता है? अभिक्रिया आगे की तरफ हो रही है। तो इधर वाले हैं जो तीर के दिशा के राइट साइड वाले हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? क्रियाकारक। क्या बोलते हैं? क्रियाकारक। क्रियाकारक। देखिए यहां पर हाइड्रोजन और Cl दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हुए जो मिलकर कोई तीसरा, दो ऐसे तत्व जो आपस में मिलकर कोई तीसरा यौगिक बनाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? क्रियाकारक कहलाते हैं। और इन क्रियाकारकों के मिलने से जो अपने पास ये HCl प्राप्त होगा, इसको अपन क्या बोलते हैं? उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद, प्रोडक्ट। इसको अपन क्या बोलेंगे भैया? प्रोडक्ट। और ये क्या हो गए? रिएक्टेंट, क्रियाकारक। ये हो गए क्रियाकारक। तो यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। देखो अपन बड़े शॉर्ट में और सिंपल तरीके से जानेंगे, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे और आराम से शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अपन पूरे चैप्टर को समझने का कोशिश करते हैं। अपने को लिखना इतना सही है ताकि आपके पास एक शॉर्ट एंड स्वीट अच्छी समझ के साथ एक अच्छा खासा नोट्स तैयार हो जाए। ठीक है, आपके पास पढ़ने के लिए बुक है, बाकी सॉल्यूशन सारे हम करवाएंगे आपको और समझा कर करवाएंगे। इतनी सी बात आपको समझ में आएगी कि अभिक्रिया में क्या क्या चीजें होती है? क्रियाकारक और उत्पाद और एरो का निशान। और क्या हो सकता है अभिक्रिया में? मान लो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है, जैसे कि ये अभिक्रिया में एक तीर दिखा रहा है ऐसा, तो ये अभिक्रिया कैसी हो गई? एक दिशीय या अनुत्क्रमणीय। क्या हो गई? अनुत्क्रमणीय। इनके बारे में आपने जाना होगा, पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जो एक ही दिशा में होती है, मतलब जिनसे क्रियाकारक से उत्पाद बनाए जा सकते हैं परंतु उत्पाद से वापस क्रियाकारक नहीं बन सकता, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, 7वीं 8वीं 9वीं में ये चीजें आपको बता दी जाती है। फिर भी आप देख लीजिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसी होती है? वे अभिक्रियाएं जिनसे, जो एक दिशा में होती है और जिनसे प्रोडक्ट तो बन जाता है परंतु वापस प्रोडक्ट से क्रियाकारक नहीं बनता। दूसरी अभिक्रिया का टाइप है यहां पर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिनसे क्रियाकारकों के द्वारा क्या बनता है? प्रोडक्ट भी बनता है और प्रोडक्ट से वापस क्या बनाया जा सकता है? क्रियाकारक बनाए जा सकते हैं। देखो जैसे कि आपने देखा होगा बर्फ से जल बनना, बर्फ से जल बनना और जल से गैस बनना क्या बनाया जा सकता है? बर्फ को थोड़ा सा गर्म करते हैं या थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं तो वो जल बन जाता है। ठीक है, जल को और अधिक तापमान देते हैं तो वो क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। ठीक है, अगर मैं यहां से टेम्परेचर हटा लूं, वापस गैस से टेम्परेचर हटा लूं तो क्या होगा? वापस जल की फॉर्म में आ जाएगा। और टेम्परेचर घटा दूं, नेगेटिव में ले जाऊं, माइनस पे, तो वो बर्फ में बन जाएगा। तो यहां पर जैसे ही अपन इनका माध्यम हटाते हैं ताप का,
तो वापस क्या होता है, ये रिएक्टेंट होता है। तो इसको अपन किस तरह से दर्शाते हैं, ये दोनों दिशाओं में चलती है। जैसे अपन टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस बन गई, और टेम्परेचर कम गया तो वापस इस तरह से, ये दोनों दिशाओं में चल रही है। ठीक है, ये भी क्या होगा, ये भी पहले तो बर्फ से जल बन रहा है और फिर बस जल से वापस ये बन सकता है। तो कुछ अभिक्रियाएं होती है जो दोनों दिशाओं में चलती है, ऐसी अभिक्रियाओं को अपन क्या बोलते हैं, उत्कर्मणीय अभिक्रियाएं। क्या बोलते हैं, उत्कर्मणीय अभिक्रियाएं। तो ये भी प्रक्रिया अपनी क्लियर हुई आज। ठीक है, हम अभिक्रियाओं में अब तक क्या चीज जाने कि अभिक्रिया में क्रियाकारक होते हैं और क्रियाकारकों के आपस में मिलने से उत्पाद का निर्माण होता है, प्रोडक्ट बनता है। अभिक्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती, अनुत्कर्मणीय अभिक्रियाएं और उत्कर्मणीय अभिक्रियाएं। अनुत्कर्मणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है जो एक ही दिशा में चलती है, अर्थात जिनसे क्रियाकारक के द्वारा प्रोडक्ट बनता है परंतु प्रोडक्ट से वापस क्रियाकारक नहीं बनता, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रियाएं जो जिनसे क्रियाकारकों से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से वापस क्रियाकारक भी बनता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब अपन अपनी जो पहला चैप्टर है उसमें एक मुख्य बिंदु है कि अभिक्रिया को बैलेंस करना। अभिक्रिया को बैलेंस करना ये आपका इस चैप्टर का एक मेन पॉइंट है कि अभिक्रिया बैलेंस कैसे करें हम। जैसे कि किसी भी रिएक्शन में, जैसे कि यहां पे देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपस में मिलकर HCl बना रहे हैं। अब देखो क्या ये अभिक्रिया बैलेंस है, क्या ये अभिक्रिया बैलेंस है, ये भी आपको देखना है। मैं जहां तक मानता हूं ये अभिक्रिया बैलेंस है। बैलेंस होने के क्या मापदंड है, मैं थोड़ा इसमें इंक थोड़ा खत्म हो गया है, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। बैलेंस होने के क्या मापदंड है भैया, बैलेंस होने के मापदंड ये हैं भैया कि कोई भी अभिक्रिया बैलेंस तब मानी जाती है जब उसके क्रियाकारक और उसके प्रोडक्ट दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर हो। क्या हो, परमाणुओं के नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो, वो अभिक्रिया बैलेंस मानी जाती है। अगर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो ऐसी अभिक्रिया अनबैलेंस्ड अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को अपन बैलेंस अभिक्रिया नहीं बोलेंगे। ठीक है भाई, तो देखो क्या ये HCl वाली अभिक्रिया जो है क्या ये बैलेंस है, हाँ जी सर बिल्कुल बैलेंस है। क्यों बैलेंस है, क्योंकि इसमें क्रियाकारक हाइड्रोजन और क्लोरीन है और यहां पर हाइड्रोजन भी एक है और क्लोरीन भी एक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एक एक है, तो उस वजह से ये अभिक्रिया बैलेंस मानी जाएगी। देखो यहां पर एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, इधर HCl में देखो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, दोनों का अनुपात क्या है, सेम है, दोनों का अनुपात सेम है, तो ये अभिक्रिया क्या होगी, बैलेंस होगी। क्या होगी, बैलेंस्ड, संतुलित होगी। इस क्लास में आप अभिक्रिया संतुलन को कंप्लीटली सीख पाओगे और बहुत ही इजी तरीके से। इसको हम संतुलित मानते हैं। जैसे ही अपन ने पहला वाला एग्जाम्पल लिया था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, क्या भैया ये संतुलित है, बिल्कुल। मैग्नीशियम यहां पर एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है, और यहां पर भी क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में अनुपात सेम है। वही मतलब अभिक्रिया बैलेंस की पहली शर्त क्या है कि यहां पर नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए। भाई कोई भी अभिक्रिया, जब कोई भी क्रियाकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो वो उत्पाद उनके द्रव्यमान को थोड़ी खा जाते हैं, उस बनने की प्रक्रिया में कुछ भी खत्म नहीं होता। भाई जितना अनुपात इनका रहेगा उतना ही अनुपात प्रोडक्ट का अपने को प्राप्त होगा, यहाँ पर कुछ भी खत्म नहीं होता। मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी यहां पर लागू होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं
या क्रियाकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, अर्थात उनके द्रव्यमान का अभिक्रिया निर्माण में कभी क्षरण नहीं होता, मतलब खात्मा नहीं होता, इसलिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। भाई द्रव्यमान संरक्षण ना तो ये बनता है ना ये घटता है, ना तो इसको बनाया जा सकता है एक्स्ट्रा कि मैं यहाँ पर हाइड्रोजन एक लूं इधर प्रोडक्ट में दो बना दूं, असंभव है। या फिर इसको ये हाइड्रोजन इधर एक लूं इधर प्रोडक्ट में आधा कर दूं, ये भी असंभव है। जितना हाइड्रोजन इधर होगा प्रोडक्ट में उतना ही हाइड्रोजन होगा, क्लोरीन जितना इधर होगा प्रोडक्ट में उतना ही होगा, है ना। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि द्रव्यमान हमेशा सुरक्षित रहता है, उसका कभी भी क्षरण नहीं होता। दूसरी बात अपने को पता चल गई। अब अपन बैलेंस करना सीखते हैं कुछ अच्छे एग्जांपल्स लेके, ठीक है। तो आते हैं और बैलेंस करना आज की क्लास में कंप्लीटली अपन सीख लेते हैं। तो आओ बच्चों, हम आज लगभग इस पूरी केमिस्ट्री की क्लास में आपको अच्छे से रिएक्शन बैलेंस का तरीका समझा देते हैं। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। Al4C3 Al4C3 प्लस H2O इनके बीच में अपने को अभिक्रिया करवानी है, और करवाने के बाद में अपने पास यहां पर जो प्रोडक्ट में प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है AlOH होल थ्राइस प्लस CH4, ये अपने पास प्राप्त हो गया। अब ये प्राप्त हुआ, अब इस अभिक्रिया को ध्यान से देखना है अपने को। ये क्रियाकारक है और वो उत्पाद है, दोनों है अपने पास। अब देखो इसमें क्या क्या चीज की में कमी नजर आ रही है आपको, आप खुद से एक बार सोच कर देखिए कि दोनों तरफ से क्या नंबर ऑफ एटम बराबर मिल रहे हैं अपने को। अगर बराबर मिल रहे हैं तो ठीक है अभिक्रिया बैलेंस है, और बराबर नहीं मिल रहे हैं तो अपने को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। बराबर नहीं मिल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो आओ बैलेंस करते हैं। देखो ऐसे एक डिवाइडर बना दो, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम इधर कितना है, इधर है 4, इधर कितना है एल्यूमिनियम 1, इधर एल्यूमिनियम कितना है कार्बन, कार्बन कितना है 3, वाह। और इधर कार्बन कितना है, ओहो बड़ा कम है 1। इधर हाइड्रोजन कितना है 2, ओहो। और इधर हाइड्रोजन कितना है भैया, इधर देखो 3 तो ये हो गए OH में, और 4 ये हो गए, 4 3 7, ठीक है। तो ये हो गए भैया 7 हाइड्रोजन, ये तो हमले का बड़े गड़बड़ हो गए, ठीक है। इसको अपन बहुत ही आसानी से, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन इधर कितना है 1, इधर कितना है 1, चलो ठीक है 3 है, ये भी तो 3 हो जाएंगे, ब्रैकेट तो दोनों पे लगा हुआ है, ये भी 3 है। अब भैया इसको बैलेंस करना है। देखो हम ज्यादा कुछ लिखेंगे नहीं इसमें, सिर्फ स्विफ्ट तरीके से शॉर्ट तरीके से देखेंगे कि हम वाकई में इसको बैलेंस कर सकते हैं। पहले तो अपने को ये पता लगाना था कि क्या ये अभिक्रिया बैलेंस है, तो अपन ने जान लिया नहीं बैलेंस नहीं है। इधर एल्यूमिनियम 4 है उधर 1 ही है, इधर कार्बन 3 है उधर 1 ही कार्बन है, इधर हाइड्रोजन 2 है उधर हाइड्रोजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 1 है इधर ऑक्सीजन 3 है, तो बैलेंस कहाँ है, नहीं बैलेंस है। बैलेंस करो, बैलेंस करते हैं। 4 एल्यूमिनियम है तो इधर भी अपने को क्या करना है 4 करना है, तो आओ कर देते हैं। तो ये एल्यूमिनियम 4 करते हैं, इधर ऐसे 4 हो गए। अब देखो ये एल्यूमिनियम अपन ने 4 किए, 4 करने पर अपने पास देखो ये ब्रैकेट के बाहर किस में होता है, गुणे में होता है, कितने में, किस में होता है गुणे में, तो 4 इस ब्रैकेट पे भी लागू हो गया। तो ऑक्सीजन 4 3 12, 3 तो ऑक्सीजन ये, और ये इसके साथ गुणा में हो जाएगा 4 के साथ, 4 × 3, तो कितना हो जाएगा 4 3 12 ऑक्सीजन हो जाएंगे। इधर इधर 12 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4 3 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ओहो कितना हो जाएगा 12 हाइड्रोजन। तो
ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 12, एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के चक्कर में 12 हाइड्रोजन हो गए। अब 12 ऑक्सीजन हो गए, उसके बाद देखो हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन भी कितने हो गए 12। इधर हाइड्रोजन कितने थे 2, और इधर ऑक्सीजन कितने थे सिर्फ 1। अब अपने को ऑक्सीजन भी 12 करने पड़ेंगे इधर। तो अपन ऐसा क्या करेंगे, इधर ऑक्सीजन अपने पास 12 हो जाए, 12 ऑक्सीजन हो जाए। तो अपन क्या करेंगे भैया, तो देखो क्या करना पड़ेगा अपने को, इधर ही कर सकते हैं अपन 12 ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर लगा दो यहां पर 12 वल्लेसा, तब जाके ये 12 होंगे ऑक्सीजन। भैया चलो इधर 12 कर दिए अपन ने ऑक्सीजन। अब अगर ऑक्सीजन 12 कर दिए तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 दूनी 24। इधर हाइड्रोजन कितने थे, चलो 4 3 12, और 12 और 4 8, 12 और 4 16 ही थे इधर तो, है ना 16, हाँ सॉरी सॉरी, हाइड्रोजन 16 हो गए थे ना, 16 ही थे इधर तो। अभी क्या हो गया लफड़ा भाई, 3 3 इंटू 4, 4 3 12 हाइड्रोजन तो इसमें से मिल जाएंगे, और 4 ये 16 हाइड्रोजन, तो टोटल हाइड्रोजन कितने 16, जबकि इधर कितने हो गए 12 दूनी 24 हाइड्रोजन। भाई साहब इधर तो 24 हाइड्रोजन हो गए। अब बताओ इसको बैलेंस करना है तो अपन क्या करें, क्या करें, 24 हाइड्रोजन करने, कार्बन उधर कितना है 3, और इधर भी अपने को कार्बन बैलेंस करना है, इधर कार्बन इतना है, तो इधर कार्बन 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर कार्बन 3 करने के लिए अपने को इधर से कार्बन 3 कर दिया, कार्बन बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, क्योंकि देखो 3 चौक 12 और 4 3 12, तो 12 और 12 हाइड्रोजन 24, तो 24 हाइड्रोजन इधर आराम से हो गए। तो अब अपन 24 कर दिए, हाइड्रोजन बैलेंस, कार्बन बैलेंस, एल्यूमिनियम बैलेंस और ऑक्सीजन बैलेंस, तीनों अपन ने बैलेंस कर दी। तो क्या है, ये अभिक्रिया सही है, तो अपने पास एक अच्छी अभिक्रिया क्या प्राप्त हुई, Al4C3 12H2O 4AlOH3 प्लस 3CH4। तो ये अभिक्रिया बैलेंस होने के बाद अपने को कुछ ऐसी मिलती है। अगर किसी को कुछ ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, केवल अपनी समझ का फेर है कि इसको अपन और 2 4 5 एग्जांपल लेकर देखेंगे आज, ये चीज आपको क्लियर होगी आज। अगला एग्जांपल लेते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल। तो देखो अगली हम रिएक्शन देखते हैं बैलेंस करने वाली, CaC2 प्लस H2O। इसकी अभिक्रिया में अपने को ये है बना हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस प्लस C2H2, ये अभिक्रिया है, इसको अपन को बैलेंस करके देखना है। तो आप अपने हिसाब से बैलेंस करके देखिए, देखिए आपसे कोशिश कीजिए कितना हो पाता है, आप करेंगे उसको तो ट्राई कीजिए कि पहले आप वो तो जमाइए कौन कौन बैलेंस्ड है कौन कौन अनबैलेंस्ड है, उसके बाद आप देखते हैं अपन। तो देखो इधर कैल्शियम क्या है, कैल्शियम अनबैलेंस्ड है कि नहीं है, एक कैल्शियम दोनों के पास एक है, बैलेंस्ड है, इधर भी एक कैल्शियम है बैलेंस्ड है। देखो कार्बन, कार्बन इधर कितना है 2, उधर कितना है 2, ये बैलेंस है। देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर कितना है 2, इधर कितना है 2 और 2 4, यहां पर हाइड्रोजन कितना हो गया 4, 2 तो ये हो गया और 2 ये हो गया। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन इधर कितना है, ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर कितना है 2, ठीक। अब यहां पर अनबैलेंस सिर्फ क्या है, यहां पर कैल्शियम बैलेंस्ड है, कार्बन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन नहीं है, इधर 4 है और इधर 2 है, और इधर ऑक्सीजन 1 है इधर 2 है। सिर्फ अपने को 2 ही चीज बैलेंस करनी है, और बैलेंस अभिक्रिया बैलेंस करने में अपने को ज्यादा लंबा चौड़ा डिटेल नहीं देखना है, उसको इतना अधिक लैंग्वेज लिखने की उसकी आवश्यकता नहीं है, अपने को केवल बैलेंस करना आना चाहिए, वो ये प्रक्रिया है बैलेंस करने। शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अपने के दिमाग में चीजें क्लियर होनी चाहिए बस।
इतनी सी बात अपने को पता चल गई तो आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। इधर मेरे को 4 हाइड्रोजन करने हैं, कैसे करूं? तो इधर क्या करूं मैं, 2 लगा देता हूं इस हाइड्रोजन के इधर। तो 2 हाइड्रोजन, तो यह है 2 दूनी 4, 2 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितना हो गया? 1। ऑक्सीजन कितना, यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के आगे भी 2 लग गया और हाइड्रोजन के आगे भी 2 लग गया। तो हाइड्रोजन तो इससे गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो गया हाइड्रोजन की संख्या, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। तो दोनों बैलेंस हो गया एक ही बार में। इस साइड H2O पे 2 लगाते ही ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, देखो ऑक्सीजन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 4 हो गया। तो अपन आसानी से ऑक्सीजन भी यहाँ पर अपने पास 2 हो जाता है और हाइड्रोजन भी ये 4 हो जाता है। बैलेंस्ड, कोई दिक्कत इसमें? आराम से विक्रिया बैलेंस हो रही है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल लेकर देखते हैं अभिक्रिया बैलेंस करने का। N2, ये और भी सिंपल एग्जांपल, N2 3H2 NH3, ये कोई एग्जाम्पल है और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप सभी इस एग्जाम्पल को क्यों हल कर लेंगे। करो, इसको ट्राई करो, अपने हिसाब से ट्राई करो, एक बार क्लास में हो ये समझ के ट्राई करो। आप मेरे सामने हो, मैं आपको बता रहा हूं, आप ट्राई करो बैलेंस करने की, और मैं देख रहा हूं आपको क्या क्या, पहले वो देखो क्या क्या इसमें बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस करना है। देखो क्या है अपने पास, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। इधर नाइट्रोजन कितना है? 2। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 3 दूनी 6 है, तो 6 हाइड्रोजन। इधर देखो नाइट्रोजन कितना है? 1 ही है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 3 है। ये तो बैलेंस ही नहीं है, ये तो बैलेंस ही नहीं है। क्या करना पड़ेगा अपने को? हाइड्रोजन इधर 6 करना पड़ेगा और नाइट्रोजन इधर 2 करना पड़ेगा। क्या संभावना हो सकती है ऐसा करने की? किस तरह से कर सकते हैं अपन? अगर मैं इधर 2 लगा दूं तो 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे और 2 दिया 6 हाइड्रोजन अपने आप हो जाएंगे। तो क्या बनता है? 2NH3। देखो नाइट्रोजन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 6 हो गया। बात आ गई समझ में? इस तरह से अपन इसको भी बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेके देखते हैं अपन बैलेंस करने का। उससे पहले मैं आपके लिए उसको आपको चलो आखिरी में देता हूं, क्लास के एंड में, अभी नहीं। कैल्शियम और H2O, कैल्शियम और H2 इनके बीच में अभिक्रिया करवाते हैं अपन, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने को प्राप्त होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और क्या क्या प्राप्त हो सकता है इसमें? हाइड्रोजन भी। बैलेंस करो इसको, देखिए बैलेंस होती है क्या ये? वही डिवाइडर बना के आपको करना है। क्या ये पहले देखो बैलेंस है? बैलेंस है तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, और बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा। सिंपल तरीका है। देखो कैल्शियम कितना है, हाइड्रोजन कितना है, और हाइड्रोजन इधर कितना है, उधर कितना है, ऑक्सीजन कितना है, बस उतना ही तो बैलेंस करना है, और क्या है। देखो इधर क्या है, कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, 4 है। इधर क्या है, ऑक्सीजन कितना है? 1 है। इधर ऑक्सीजन कितना है? 2। बस सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो क्या करें, इधर अपने को 4 हाइड्रोजन करने हैं, तो वही तरीका। अगर मैं इधर 2 लगा दूं तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। इधर ऑक्सीजन भी 2 हो गए और हाइड्रोजन भी 4 हो गए। सिंपल तरीका है। और कोई सिंपल तरीका क्या हो सकता है इससे अधिक? तो रिएक्शन बैलेंस करने में आपको कुछ ज्यादा इतना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही बैलेंस्ड हो जाती है। अब एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे कि उसको आप करने का प्रयास कीजिए। सोडियम Na और H2SO4, H2SO4 इन दोनों के बीच में विक्रिया करवाने से Na2SO4
SO4 और H2 प्राप्त होता है। क्या ये अभिक्रिया बैलेंस है? देखो इसको, अगर नहीं बैलेंस तो इसको बैलेंस करो। वही डिवाइडर बना के करने की कोशिश कीजिए, खुद से नोटबुक में खुद ही करने की कोशिश कीजिए। सोडियम देखो कितना है, इधर 1, इधर कितना है 2, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, उधर हाइड्रोजन कितना हो गया 2, इधर सल्फर कितना है 1, उधर सल्फर कितना है 1, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन कितना है 4, इधर ऑक्सीजन कितना है 4। बैलेंस करना क्या है फिर, है सोडियम को, किसको करना है सोडियम को बैलेंस करना है। अब देखो इसमें सोडियम को अगर मैं बैलेंस करता हूं, सोडियम को अगर मैं बैलेंस करता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, केवल और केवल यहीं से बैलेंस होती है सोडियम तो, है 2 ये बैलेंस हो गया। क्या हो गया इसमें, सिर्फ इतने से में ही ये अभिक्रिया पूरी बैलेंस हो जाती है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सी चीज करनी थी इस अभिक्रिया और ये पूरी बैलेंस है। तो इतना सा अपने को देखना आना चाहिए कि कौन सी अभिक्रिया बैलेंस है, कौन सी अभिक्रिया बैलेंस नहीं है। अगला देखो, अगला आपका मुझे लगता है कि रिएक्शन बैलेंस में आपको अभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर नहीं दिक्कत आने वाली है तो आपको एक खुद से बनाने के लिए, होमवर्क के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वो लिखिए आप H3PO3, H3PO3, इसमें बनता है H3PO4 प्लस PH3। ये आपका होमवर्क है, इसमें आपको देखना है कि कौन बैलेंस्ड है कौन बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। और बैलेंस्ड नहीं है तो उसको बैलेंस्ड करने की प्रयास कीजिएगा, ठीक है। वही बना लेना है आपको, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फास्फोरस फास्फोरस और ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इन्हीं की डिटेलिंग बनाना है और इनको बैलेंस करने का प्रयास करना है कि किस तरह से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आज की क्लास में इतना ही लेंगे और बाकी ये क्लास, नेक्स्ट क्लास हम अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अभिक्रिया का बैलेंस करना समझ में आया होगा और उसी तरह से हम सिंपल तरीके से, सरल तरीके से आगे की क्लासों में स्टडी करेंगे। ये अपनी 10th की पहली क्लास कंप्लीट होती है आज और ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी की कल की क्लास में देखते हैं, ओके। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और कोई दिक्कत आए वो कमेंट में बता देना, ठीक है।